मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज अ न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया। करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से, टॉप सीईओ सीक लार्ज फिस्कल स्टिमुलस और टैक्स सॉप्स टू जंप स्टार्ट इकोनॉमी। तो इसके अंदर पहले भी ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके मतलब टॉप सीईओ मतलब बेसिकली जिनको फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जिनकी मतलब कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, वो कुछ लोग सीईओज वो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस और टैक्स ऑप्स, ये अभी हम समझते हैं 2 मिनट में, ये चाहिए आपको जंप स्टार्ट करने के लिए इकोनॉमी। मतलब बेसिकली अभी रिवाइवल नहीं, मतलब अभी जो रिवाइवल का स्टेज चल रहा है इकोनॉमी का, इसको जंप स्टार्ट करने के लिए आपको ये दोनों मेजर्स चाहिए। तो इसको समझते हैं। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिस्कल स्टिमुलस इसका मतलब होता है कि जैसे एक गवर्नमेंट है तो ये इकोनॉमी के अंदर मनी ज़्यादा से ज़्यादा पंप करे। कैसे पंप करे? अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर। तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने कोई लैंड परचेज किया, किसके लिए? अपने ऑफिस के लिए। तो गवर्नमेंट का ऑफिस बनाना, उसके लिए लैंड परचेज किया, उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज़। तो ये आपको क्या लगता है किससे परचेज किया हुआ? एक रियल्टर से, रियल एस्टेट एजेंट से। तो उसके पास चले गए 10 लाख रुपीज़। उसके बाद क्या है, रियल एस्टेट एजेंट क्या करेगा? या तो वो वापस से कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ और लैंड वगैरह परचेज करेगा, तो वापस से चले जाएगा इकोनॉमी के अंदर पैसा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ कंज्यूम कर ले, कुछ कंज्यूम करने वाली चीज़ें खरीद ले। तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज इसने कोई कार खरीद ली, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज़ की। तो इस तरह से मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर, जैसे यहाँ पे कार जिससे परचेज करी इसने, फिर उसने आगे कुछ कंज्यूम करने का, लेट्स सपोज कोई फूड आइटम खरीद ली या कुछ भी खरीद लिया, तो ये हो सकता है। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि पूरी इकोनॉमी के अंदर, जैसे यहाँ पे इसने परचेज करा रियल एस्टेट एजेंट से, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी पंप हो जाती है 10 लाख रुपीज़। क्योंकि गवर्नमेंट तो मनी का प्रोड्यूसर होता है। अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी के अंदर मनी डालनी होती है तो उसके पास कुछ ही वेज होते हैं, उसमें से एक है कि अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे। ये हो गया आपका फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब यही था कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी ज़्यादा आए और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। आगे देखें तो टैक्स सॉप्स। टैक्स सॉप्स का मतलब यहाँ पर कि टैक्स रेट्स को कम कर दें, टैक्स लायबिलिटी को घटा दें। उससे 2 इम्पैक्ट्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। तो टैक्स में अगर डायरेक्ट टैक्स कम होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आपको इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे। जितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, वही हम इसी चेंज में आ गए वापस से कि जितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो उतना ही जो पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी पंप होगी। आगे देखिए तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं तो उससे क्या होगा कि गुड्स चीप हो जाएंगे। लेट सपोज आपको कोई 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 18% जीएसटी लगा के आपको 118 रुपये की पड़ रही थी। जीएसटी कम कर दिया, 10% कर दिया, तो 110 की पड़ रही है। तो 8 रुपये आपको कम देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सेल्स है वो 110 में ज़्यादा हो जाएगी। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर अगर जीएसटी कम होगा, इनडायरेक्ट टैक्स कम होंगे, तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद हम उसी चेन में एंटर कर जाएंगे कि आपको जो पूरी इकोनॉमी है उसका रिवाइवल उससे पॉसिबल होगा। आगे देखिए तो व्यू फ्रॉम कॉर्नर रूम। इसके अंदर ईटी पोल ऑफ 59 सीईओज इन इंडिया शो इट्स नॉट अ ग्लूम एज द पेंडेमिक एब्स। तो एब्स का मतलब होता है फेड अवे, कि मतलब जैसे जैसे पेंडेमिक जा रहा है इतनी मतलब ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है। क्योंकि 59 सीईओज का इन्होंने पोल लिया और यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है फिगर्स प्रेजेंट किया कि कितने लोगों को लगता है। जैसे यहाँ पर एक हम देख लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा डेटा, इसको देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। 56% से डिमांड इम्पैक्टेड बाय पेंडेमिक। तो 56% ऑफ द सीईओज को लगता है कि डिमांड पेंडेमिक से इम्पैक्ट हुई है। इसी तरह से आगे रिकवरी दे रखी है कि आगे डेटा दे रखा है कि उनको क्या लगता है बाकी चीज़ें। पर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है, जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। तो इसके अंदर यहाँ पर बताया हुआ है कि 5 to 7 और 7 to 10% में सबसे ज़्यादा जो है एस्टिमेटर्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी लाई करेगी इस बार की। तो वो 26% और 56%। यहाँ पे ओवर 10%, यहाँ पे 7 जो परसेंट है वो लोग कह रहे हैं, बट ये एक इमेजिनरी फिगर है। ओवर 10% आप कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, यानी यूएस जैसी इकोनॉमी है या उनकी जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ हो सकती है इतनी। पर इंडिया की ग्रोथ अगर 5 to 10% में भी रहती है तो काफ़ी अच्छी फिगर हो सकती है। आगे देखिए तो मेनी इंडस्ट्री कैप्टन स्टिल वेरी ऑफ थर्ड वेव लुकिंग एट रैपिड वैक्सीनेशन टू कट रिस्क। तो इसका बेसिक मीनिंग है कि थर्ड वेव अभी भी कुछ इंडस्ट्री के कैप्टन्स, जैसे कि अगर प्रोडक्शन में देखना है तो रिलायंस हो गया, ऐसे कुछ इंडस्ट्री कैप्टन्स अभी भी देख रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है और उससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट और पड़ सकता है। उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि लुकिंग एट रैपिड वैक्सीनेशन टू कट रिस्क, कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और रैपिड पेस पे करनी चाहिए। आगे देखें तो MEA फ्लैग्स विद EU ड्रग रेगुलेटर फ्रांस। आगे समझ लेते हैं इसको पहले, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे। इंडिया टू टेक अप कोविशील्ड एब्सेंस फ्रॉम EU पास लिस्ट। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोविशील्ड EU पास लिस्ट के अंदर नहीं है। मतलब इसका मतलब होता है EU पास लिस्ट का मतलब कि अगर आपने एक पर्टिकुलर वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन यहाँ पे दे रखा है, फाइजर, मॉडर्ना, वैक्सीजेवेरिया एंड जैनसन।
तो ये अगर आपने लगवा रखी है तब आपको ईयू का पास लिस्ट मिल जाएगी कि बेसिकली आप पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर घूम सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि कोविशील्ड को ये नहीं मिला हुआ, जैसे अब नाम भी नहीं था वहां पर, फाइजर मॉडर्ना वगैरह ही थे, तो कोविशील्ड को ये नहीं मिला हुआ। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये एड हॉक और डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोविशील्ड की एफिकेसी होता है कि आप कितनी जो वैक्सीन है या कोई दवाई है वो कितनी इफेक्टिव है, कि जैसे अगर सर दर्द की दवाई है तो उस जैसे कितने परसेंटेज ऑफ टाइम 100 में से कितनी बार वो सही कर देती है सर दर्द को, तो वो होता है एफिकेसी। तो यहाँ पर एफिकेसी कोविशील्ड की बहुत अच्छी है, पर फिर भी ईयू पास लिस्ट में उसे जो मतलब वो नहीं मिला कि वो कर सकते हैं, मतलब उसे अप्रूव। तो इसके अंदर यही है, इंडिया टू वर्क विद यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA फॉर कोविशील्ड कोवैक्सीन नॉट। तो कोविशील्ड को भी नहीं मिला और कोवैक्सीन को भी नहीं मिला। इन दोनों के लिए इंडिया वर्क करेगा, बात करेगा यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से कि हमारा अप्रूव कर दो भाई, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पर MEA फ्लैग्स इश्यूज विद EU ड्रग रेगुलेटर फ्रांस। तो यही मैंने आपको बताया कि MEA का मतलब है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये फ्लैग कर चुकी है इशू, मतलब ये रेज कर चुकी है इस इशू को किसके साथ, EU ड्रग रेगुलेटर है यहाँ पर EMA अभी मैंने आपको बताया यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, तो ये फ्रांस के अंदर है और यहाँ पर जो है इसके साथ अपना इशू रेज कर चुकी है, किस लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पास करने के लिए। तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आगे चले तो यहाँ पर फार्मेसी गेट्स 300 मिलियन बूस्टर शॉट फॉर थायरोकेयर। इसका बेसिकली मीनिंग हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फार्मेसी का एक कंपनी आपको पता ही है, फार्मेसी में डील करती है मेडिसिन को डिलीवर करने में। बेसिकली थायरोकेयर भी ऐसी मेडिसिन बेस्ड एक कंपनी, मतलब फार्मा बेस्ड एक कंपनी है। तो इसको क्या है कि फार्मेसी थायरोकेयर को अक्वायर कर रही है, मतलब अभी करा नहीं है बट कर रही है। तो इसके अंदर क्या है कि हम थोड़ा सा फार्मेसी का हम ओनरशिप पैटर्न कैसे है वो समझ लेते हैं। तो फार्मेसी को ओन करते हैं API होल्डिंग्स उसकी सब्सिडरी है बेसिकली फार्मेसी। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर फार्मेसी अप्रैल से अब तक बहुत सारी फंडिंग उठा चुकी है और वो टोटल मिला करके, मतलब अभी 300 मिलियन और उठाए उसने, तो टोटल मिला करके वो 650 मिलियन उठा चुकी है इस अप्रैल से। तो ये काफ़ी बड़ी फिगर होती है और एक ऐसे स्टार्टअप को, फार्मेसी जैसे स्टार्टअप को, ये काफ़ी बड़ी डील है। इसके अंदर देखें तो यहाँ पर यही बताया था कि 300 मिलियन इन्होंने रेज किए हैं, किस लिए किए हैं कि ये थायरोकेयर को अक्वायर ढंग से कर सकें। ये अक्वायर तो कर ही रहे हैं बट इनके लिए उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, सीधी सी बात है। तो वो ताकि फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके इसीलिए ये मनी रेज कर रहे हैं। इसके अंदर देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 650 मिलियन इन्होंने टोटल रेज कर लिया। आगे देखिए तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये किसने दिए हैं पैसे, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें तो US प्राइवेट इक्विटी मेजर TPG सिंगापुर, यहाँ पर एक मतलब बेसिकली इन्वेस्टर्स के नाम दे रखे हैं। TPG फेसबुक के को फाउंडर एडवार्डो सेवरन की बी कैपिटल एक फॉर्म है, इन्वेस्टमेंट फॉर्म। आगे देखें तो प्रोसेस थिंक इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सब है बेसिकली, ये वही इन्वेस्टमेंट ओनर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं ये आपके थायरोकेयर के अंदर और फार्मेसी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि वंस द डील इज कंप्लीट फार्मेसी विल एम टू लिस्ट द कंपनी ऑन इंडियन बोर्सेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा मतलब पूरी कंपनी के ऊपर। इसके अंदर क्या है कि अगर ये डील जब कंप्लीट हो जाती है तो पहले देख लेते हैं इसकी वैल्यूएशन कितनी रहेगी। तो पूरी फार्मेसी की वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपको अगर अभी की अभी फार्मेसी को परचेज करना है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी की अभी अगर जो ये मनी रेज कर लेती है उसके बाद जून में इसकी वैल्यूएशन 4 बिलियन हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी एक वैल्यूएशन वाली कंपनी बन जाएगी। इसके अंदर देखिए तो यहाँ पर उसके बाद क्या हो सकता है, मैंने आपको न्यूज़ बताई थी। इसके अंदर क्या है कि फिर इंडियन बोर्सेस पर स्टॉक मार्केट में ये डील करना स्टार्ट कर देगी नेक्स्ट 6 से 18 मंथ्स में। तो इसके अंदर जितना मुझे लगता है कि यहाँ पर ये 1 ईयर के आसपास, या फिर आप कह सकते हैं 8 to 9 मंथ्स या नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आप बोल सकते हैं, एक ही बात है कि ये लिस्ट कर देगी। मतलब बेसिकली लिस्ट होने का मतलब होता है कि अपना IPO लेके आ जाए, IPO लेके आएगी, फिर ये जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड होने लग जाएगी थोड़े टाइम बाद। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर आगे चले तो ANT में हिट अ बम्प पोस्ट IPOs ऑफ पेटीएम जोमेटो। तो देखते हैं यहाँ पर ANT के सबसे पहले आपको मेन बात समझनी है कि ये पहली बात तो जैकमा की कंपनी है और जैकमा कंपनी का ग्रुप है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर चाइना लिस्टेड है। तो चाइना आपको बताइए कितना, मतलब इस टाइम डिबेटेबल सी बात चल रही है कि उसके इन्वेस्टर्स को हमें अपनी कंट्री में नहीं आना देना चाहिए। तो इसके बाद क्या है, हम पहले एक बात समझ लेते हैं फिर हम इसके ऊपर न्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने चाइनीज़ FDI पर, चाइना से जो लोग FDI करते हैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे अंदर, मतलब बेसिकली हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसके लिए थोड़े कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला दिए। मतलब बेसिकली ये सबमिट करो, अपनी ये रिपोर्ट प्रेजेंट करो, अपना टैक्स रिटर्न बताओ, ये बताओ। तो बेसिकली मुश्किल कर दिया है मतलब चाइनीज़ जो पीपल हैं, उन इन्वेस्टर्स हैं, उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर
चाइनीज़ कंपनीज हैं ANT ने पेटीएम और जोमेटो के अंदर अभी तक जो इन्वेस्ट कर रखा था। इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर इनका IPO आ चुका है। अगर आपको नहीं पता है, इनका IPO आ चुका है। तो बेसिकली इसके बाद क्या है कि IPO के बाद जनरली कंपनीज क्या करती हैं, राइट्स इशू और बोनस इशू जो इशू करती हैं। तो ये हम अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं 1 मिनट के अंदर, पर मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि बेसिकली आप मान सकते हैं इन दोनों चीज़ों से शेयर होल्डर को बहुत फायदा होता है। तो शेयर होल्डर को बहुत फायदा होता है। बट अगर ये जो नए शेयर हैं वो अगर इशू करती है इन दोनों चीज़ों के उससे, तो चाइनीज FDI के रूल्स की वजह से चाइनीज मतलब कंपनीज को या ANT आप मान सकते हैं जो इन्वेस्टर है, इसको वहाँ पे ये नहीं मिल पाएगा। या मिलेगा तो है ही, बट कैसे मिल पाएगा वो भी पता नहीं है कुछ। तो ये हम समझ लेते हैं राइट इशू और बोनस इशू क्या है। यहाँ पर राइट इशू का मतलब होता है कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसके 100 शेयर होल्डर्स हैं और उसके अभी टोटल शेयर्स हैं 1000। सबके पास मान लेते हैं 10 शेयर्स हैं अभी के लिए, हम इजी बनाने के लिए। तो सबके पास 10 शेयर्स हैं। कंपनी क्या चाहती है कि हम नए शेयर्स इशू करते हैं। लेट्स सपोज वो 200 शेयर्स नए इशू करना चाह रही है, तो वो क्या करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ये राइट देगी कि आप दो ज़्यादा शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर लेट्स सपोज वो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो नहीं करें। तो उसके बाद क्या है कि अगर वो कर लेते हैं तो वो टोटल 1200 शेयर्स है, उनके भी 100 शेयर होल्डर रह जाएंगे। तो उसके बाद यही होता है बेसिकली राइट इशू का ऑप्शन, कि आप राइट दे रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहे हैं नए शेयर्स को इशू करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। आगे देखें तो यहाँ पर बोनस इशूज का मतलब होता है कि लेट्स सपोज इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे कि एक कंपनी है जिसके टोटल 100 शेयर होल्डर्स हैं, ईच ऑफ देम हैज 10 शेयर्स। तो इसके बाद क्या होगा कि कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर देगी। तो क्या है कि कंपनी के पास एक्सेस फंड्स हैं। एक्सेस फंड्स कितने हैं, यहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं 500 है। तो कंपनी क्या करेगी, ये इन्वेस्टर को इसमें हानि करना पड़ेगा, पर कंपनी क्या करेगी, हर शेयर होल्डर को 5 शेयर एक्स्ट्रा दे देगी फ्री में। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा इसके लिए, टोटल फ्री में उसको 5 शेयर दे देगी। तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पे जो प्रोसीड मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, ये बोनस शेयर और राइट इशू का, तो इसके अंदर बता दिया। ये आपको समझ सकते हैं कि दोनों चीज़ों से शेयर होल्डर को बहुत बेनिफिट होता है। तो ये अगर चाइनीज FDI के नहीं मिलेगा तो वहाँ पे सीधी सी बात क्वेश्चन रेज होंगे कि कैसे मिलेगा, वो बताया जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पूरे पेज हमने कवर कर लिया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एड्स हैं। इसके अंदर बेसिकली रोलेक्स है। रोलेक्स मैंने आपको बताया, कोई भी कंपनी आप देखें तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि उस कंपनी का कोर बिजनेस क्या है और साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल क्या चल रहा है, कि ओनरशिप कौन है, या फिर अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पर रोलेक्स तो बताने की बात ही नहीं है, कोर बिजनेस इसका वॉचेस से रिलेटेड है। और आगे देखें तो यहाँ पर कि किसका ओनर है, क्या इनका शेयर प्राइस है। तो ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, ये कंपनी ओनरशिप मतलब अंडर है हांस विल्डॉर्फ फाउंडेशन के। ये बेसिकली हांस विल्डॉर्फ हैं जो रोलेक्स के फाउंडर ही हैं, जो ओरिजिनल फाउंडर थे। अब वो डेथ हो चुकी है वैसे तो उनकी, बट उनकी एक फाउंडेशन चलती है, वही टोटली रोलेक्स को ओन करती है। तो आप पूछेंगे क्या ये फाउंडेशन लिस्टेड है, तो जी नहीं, ये भी जो है लिस्टेड नहीं है। तो अब इन दोनों के शेयर्स परचेज नहीं कर सकते। आगे चले तो प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है। इसके अंदर पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ होती है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। इसको आपको पूरी तरह से स्किप करने का अगर वो करे तो आप कर भी सकते हैं। इसके डेली बेसिस पे 2 पेजेस आते हैं, तो आप दोनों पेजेस को स्किप कर सकते हैं। ये पहला पेज है, इसको हम स्किप करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे सेकंड इन इंडिया बेस्ट, ये पूरा बेसिकली महिंद्रा का ऐड है। तो मैंने आपको बताया अभी भी कोई भी अगर ऐड देखें तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें हम 2 चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर पहली चीज़ है ऑटो, मतलब बेसिकली ये कोर बिजनेस का क्या है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। बताने की बात नहीं, यहाँ पर महिंद्रा आपको पता ही है कि ऑटो बिजनेस के अंदर चलती है। आगे देखिए तो ये क्या है, पब्लिकली लिस्टेड है, तो हाँ जी है। इसका शेयर प्राइस चल रहा है 793.80 रुपीज़। तो बेसिकली आपको एक रेंज का आइडिया होना चाहिए, तो आप इसको मान सकते हैं कि 790 to 800 ये रहता है। तो ये हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे डिफाइनिंग ग्रोथ, इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अभी जो पैंडेमिक के लिए हमें ये रिवाइव करना है, या बेसिकली एज अ होल हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपना MSMEs के ऊपर। MSME होते हैं यहाँ पर माइक्रो, स्मॉल और मैं सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पर माइक्रो आना चाहिए था, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। तो इसके लिए हम 2 चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात तो है कि क्या क्राइटेरिया, कैसे किस बेसिस पे आप किसी जो इकोनॉमी कंपनी है उसको आप माइक्रो देख रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक पूरी पिक्चर प्रेजेंट की है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का। ये मैंने इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर एक सेल्स की बात चल रही है, टर्नओवर की बात चल रही है, क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया था। तो इसके अंदर हम 2 बातें डिस्कस कर लेते हैं, बस इन्वेस्टमेंट क्या है और टर्नओवर क्या है, इससे आपको पूरी टेबल से समझ में आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो ओनर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने एक कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसा जो मेजर है वो लेट्स सपोज जैसे माइक्रो के लिए 1 करोड़ से कम होना चाहिए। तो जैसा कि आप बाकी देख सकते हैं इस पूरे चार्ट के अंदर, स्क्रीनशॉट के अंदर आप चाहें तो उसका ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इससे कम होनी चाहिए, तब आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएंगे।
यही नहीं, आपका टर्नओवर भी एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी बट आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो गया तो वो भी नहीं चलेगा। आपका टर्नओवर भी एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर अंदर होना चाहिए अगर आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का टैग चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, ये मैं आपकी जो पिक्चर है इसके सामने क्राइटेरिया की, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए तो इसका एक दूसरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप पूरी इकोनॉमी को देखें तो आपको क्या लगता है यहाँ पे लार्ज स्केल हो सकती हैं, उसके बाद क्या होंगी, यहाँ पे ब्लू चिप मान सकते हैं सबसे पहले कि आपकी जो इकोनॉमीज है उनको हम जो सॉरी कंपनीज है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्लू चिप हो सकती हैं और लार्ज स्केल हो सकती हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है क्या आता है, उसके बाद आपकी आती हैं यही कंपनीज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। उसके बाद आ सकते हैं आपके स्टार्टअप, जो न्यूली बेस्ड स्टार्टअप्स हैं जो अभी ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे पूरा इकोनॉमी के अंदर कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ब्लू चिप और लार्ज स्केल कंपनीज तो ग्रो करेंगी ही करेंगी अनलेस एंड अनटिल वो किसी फ्रॉड में, स्कैम में इन्वॉल्व ना हो, तो ये तो ग्रो करेंगी ही करेंगी। तो और स्टार्टअप्स के लिए तो काफ़ी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी एंजल इन्वेस्टर्स की तरह स्टेप ले रही है। बट क्या है कि यहाँ पर सबसे नेग्लेक्टेड सेक्शन रहता है हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस का। तो इसके अंदर क्या है कि अब गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स वैसे तो ले रही है बट अब ज़्यादा उनको इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रही है, उसी के लिए कुछ यहाँ पे मेजर्स बताए हुए हैं। तो इसका आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे चले तो वोकर फॉर लोकल, ये भी बेसिकली एमएसएमईज का ही है बट इसके अंदर कोई कौन सा बिज न्यूज़ नहीं है। ये बेसिकली सोशल इंपैक्ट बता रहे हैं कि एमएसएमईज अगर बनती हैं तो उसका सोशल इंपैक्ट क्या होता है। तो इसको भी हम स्किप करेंगे। प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था 2 पेजेस होते हैं, पहला पेज ऊपर आ चुका था, दूसरा पेज है, इसको भी हम स्किप करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर ईटी मार्केट का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड अपनी न्यूज़ को, अंडरस्टैंडिंग को डीपेंड करना है तो आपको ये डेली बेसिस पर जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर आज ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है बट फिर भी जितनी है वो हम कवर करेंगे पूरी डिटेल में। रिलायंस ग्रीन एक्सेंट लाइकली टू अट्रैक्ट ईएसजी फंड्स लिफ्ट वैल्यूएशंस। तो इसका बेसिकली मीनिंग है रिलायंस का ग्रीन एक्सेंट, बेसिकली उनका ग्रीन एनर्जी के तरफ जो इंक्लाइनेशन है, जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं उनके लिए ग्रीन एनर्जी रिलेटेड, सस्टेनेबल एनर्जी से रिलेटेड उनका क्या फ्लेवर चल रहा है उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स में, उससे रिलेटेड ये बात है। इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि ईएसजी फंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो बेसिकली 3 बातें, ये बेसिकली फंड्स हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता है कि आपने जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो म्यूचुअल फंड को अपना पैसा मैनेज करने के लिए देंगे बहुत सारे, तो उसके बाद क्या होगा कि म्यूचुअल फंड आगे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है अपनी बेसिस पे, अपने जो उसके एनालिसिस है, जो पूरी रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशन है, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे ईएसजी फंड्स भी ऐसे ही होते हैं। वो उनका बस क्राइटेरिया ये होता है कि वो जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उसका जो मेन पर्पज होना चाहिए या फिर उसकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो ईएसजी होनी चाहिए। बेसिकली उसकी जो मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए या इकोनॉमिक फ्रेंडली होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ऐसी जो कंपनी, जैसे अगर कोई सोलर कंपनी है, सोलर पैनल बनाती है, उसको इंस्टॉल कराती है, या हाइड्रो पंप बनाती है, तो उसके अंदर ही जो फंड्स हैं ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे जो फंड्स हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं रिलायंस के ग्रीन एक्सेंट को, कि बेसिकली रिलायंस भी ग्रीन करे जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इनके ऊपर ईएसजी फंड्स उसके ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से लिफ्ट वैल्यूएशन होगी, सीधी सी बात है। अगर कोई आपको फंड मिलता है तो आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज करेगी। तो इसके अंदर आगे देखें तो यहाँ पर RIL's ESG स्कोर विच इज स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कंपनीज अचीवमेंट्स। तो RIL का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ESG स्कोर, हर ESG फंड एक ESG स्कोर निकालता है, उस बेसिस पे ही वो ESG को या कंपनी को फंडिंग देता है। तो ESG स्कोर जो रिलायंस का है वो ग्रो करे जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी अचीवमेंट्स चल रही हैं किस बेसिस पे, उसकी सस्टेनेबिलिटी और सोसाइटल इंपैक्ट पे। वही सब बातें हैं कि आपका हाइड्रो एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पे इनका जो सोशल स्कोर है वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा कवर कर लिया। आगे देखिए तो बैंकिंग एंड मेटल कैन टेक निफ्टी बियॉन्ड 16,000। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर टेक्निकल व्यूज है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर सिद्धार्थ पिलामरे यहाँ पर और नीरज सेठी, तो इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर बैंकिंग और मेटल के स्टॉक्स, बेसिकली जो बैंकिंग के अंदर कंपनी जैसे HDFC बैंक हो गया और ICICI बैंक हो गया, ऐसी कंपनीज, मेटल के अंदर कंपनीज होगी कुछ जैसे कोल इंडिया एक्सेट्रा, तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं ये निफ्टी को 16,000 से भी ऊपर लेके जा सकती हैं। तो ये हो जाए तो काफ़ी बहुत बड़ी बात होगी। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो निफ्टी का एक लॉट होता है आपका 75 रुपीज़ का, 75 शेयर्स का। तो अगर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है निफ्टी के अंदर तो वो हो जाएगी आपकी 16,000 इंटू 75 रुपीज़ की। अगर ये हो जाता है तो वो रफली आपका हो जाता है आपका 1,20,000 आपके उस टाइम पे हो गए। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बेसिस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है यहाँ पर।
अब अगर आगे चलते हैं यहाँ पर रीबूटिंग एमएसएमईज, तो इसके अंदर बेसिकली एमएसएमई मैंने आपको पूरा डिटेल में और क्राइटेरिया के साथ आपको ये भी एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर यहाँ पे कुछ मेजर्स बताए हुए, कुछ सोशल इंपैक्ट बताया हुआ कि क्या होगा कि अगर एमएसएमई बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में कैनरा बैंक का एमएसएमई पे क्या स्टैंड लेते हैं वो बताया हुआ है कि बेसिकली हम उसको लोन अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक्सेट्रा। तो कैनरा बैंक का भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो कैनरा बैंक आपको बताइए सीधी सी बात है, बैंकिंग फर्म है, और अगर आपको लिस्टेड जानना है तो हाँ ये लिस्टेड है। और इनका अगर आपको शेयर प्राइस जानना है तो वो चल रहा है 156.20 के आसपास। तो ये अगर आपको रेंज जाननी है तो 150 to 60 बोल सकते हैं आप हार्डली इसको, तो सॉरी इजीली इसको। तो अगर देखें तो आगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेज है, इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, बट इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था। तो अब आपको कमेंट करना है, ये छोटा सा एक असाइनमेंट जैसी चीज़ है कि आपको टारगेट प्राइस का मतलब बताना है और स्टॉप लॉस का मतलब बताना है। तो अगर आपको नहीं पता तो भी आपको कमेंट करना है कि आपको नहीं पता, और मैं आपको कल का वीडियो में या फिर आपको कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर दूंगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कमेंट करना है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपको कमेंट करना है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारा जो पूरा न्यूज़पेपर है वो कवर्ड है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर आपको मिले, बट उसका क्या है कि उसका इंपैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। और आज का पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा है, 18 पेजेस का पेपर है आज। अभी तक मैंने जितने भी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़े हैं उसके साथ सबसे ज़्यादा बड़ा पेपर है। अगर देखें तो 14 पेजेस का या 12 पेजेस का एवरेज पेपर आता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों इसके अंदर हम कुछ पेजेस को स्किप किया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन है, इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, ये आप चाहें तो पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ऐसी न्यूज़ है कि यहाँ पर सीक्रेट यूके डिफेंस डॉक्स फाउंड एट कैंट बस स्टॉप। तो कैंट के बस स्टॉप पे यूएस के डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स कुछ मिले हैं। तो ये बेसिकली आप सीधी सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की न्यूज़ है। आगे देखिए तो यहाँ पर गेम्स वगैरह, यहाँ पर हिडाटो वगैरह, तो यहाँ चाहे तो प्ले कर सकते हैं। द एडिटोरियल पेज, इसके अंदर पूरे एडिटोरियल हैं, श्योर यू हैव योर केक बट। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ एडिटोरियल हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ कमेंट में डिस्कस भी कर रहे थे कि आपको कुछ अगर क्लैट की प्रिपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो उसके लिए क्या है कि अगर आपकी जो लॉ एंड गवर्नेंस का पेज है तो वो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर थोड़ा कम ही आता है। तो अगर कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा। आज भी मैंने उसको जो मेजर करते हुए ही बताया आपको न्यूज़पेपर, बट आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ बताया तो है नहीं, तो आज कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आई है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। इसके अंदर आगे देखें तो यहाँ पे ईटी ब्रांच का सेक्शन है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं होता है। इसके अंदर सोशल ट्रेंड से रिलेटेड न्यूज़ होती है, इसको आप पूरा चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं डेली बेसिस पर। आप खुद इसको अगर जो मैं बोलता हूँ वो स्किप कर देना चाहिए, उसके आप एक दो न्यूज़ पढ़ के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके पेपर का पूरे का फ्लेवर क्या है। तो आप खुद भी चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये पूरा कवर्ड है, बस लास्ट में एक पूरे पेज पे ऐड है, पूरे पेज के ऊपर। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक नया शो आ रहा है शार्क टैंक इंडिया, तो इसका पूरा ऐड है यहाँ पर। तो दैट्स इट, हमारा जो न्यूज़पेपर है वो कवर्ड है, और मैं जो इसकी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा। और जो सीधे साथ और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्या है कि आपको सारी पीडीएफ पहली बात तो वन प्लेस मिल जाएंगी। दूसरी बात जो ईटी वैलेट वाली मैगजीन बोल रहे थे वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अभी मैंने अपलोड नहीं किया, आपको थोड़े टाइम बाद में आज ही के दिन अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी न्यूज़ के बारे में कुछ पूछना है, तो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आसानी से कर सकते हैं। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।